हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। फिर आज रहे हैं रेजिस्टेंस के साथ। हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी रेजिस्टेंस की, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली ऑफ रेजिस्टेंस की। तो आइए देख लेते हैं रेजिस्टेंस हमारा आया कहाँ से। तो हमने रेजिस्टेंस बता दिया था कि रेजिस्टेंस की जर्मिनेशन हमारी हो गई थी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ था। तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया था V इज इक्वल टू IR, यानी कि V बढ़ रहा था, यानी कि करंट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जो चार्ज है, चार्ज पर हम वर्क कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा था, वर्क इंक्रीज हो रहा था चार्ज पर, तो करंट भी कैसा हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था पूरी तरीके से उस कंडक्टर में, ठीक है ना, या उस वायर में, ठीक है ना। तो ये ओम्स लॉ आ गया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस की फैमिली, रेजिस्टेंस की फैमिली। तो बेसिकली रेजिस्टेंस हमारा किन चीज़ों पर डिपेंड है। हमारी इमेज रहती है कि रेजिस्टेंस हमारा किस पर डिपेंड है, I पर, 1/I पर डिपेंड है। और सेकंड इमेज रहती है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी रॉन्ग बातें हैं कि रेजिस्टेंस हमारा करंट पर डिपेंड है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस हमारा किस पर डिपेंड है, B पर डिपेंड है, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस एक सादा सिंपल आदमी है और ये कौन है, आम आदमी, यानी कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये किस पर डिपेंड है, ये ओनली ऑन डिपेंड है, R इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ, नेचुरल लिख दिया, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है भाई। कैसे, वो देखने वाले हैं। सिंपली ये इन पर ना डिपेंड होकर के किन पर डिपेंड है, मटेरियल के नेचर पर, यानी कि मटेरियल की लेंथ पर, ठीक है ना, मटेरियल के एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, थिकनेस पर, और उस मटेरियल पर, ठीक है ना, और उसके टेम्परेचर पर। तो ये चार फैक्टर पर डिपेंड है। R डिपेंड टू लेंथ, सेकंड R डिपेंड टू एरिया, थर्ड R डिपेंड टू नेचर ऑफ मटेरियल, NFF, ये चीज़ होगी, यही चीज़ होगी। और फोर्थ हो गया हमारा R डिपेंड टू टेम्परेचर, ठीक है ना। इन चार फैक्टरों पर रेजिस्टेंस की कहानी चालू होती है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई वायर लिया, सिंपली मैं यहाँ दो वायर बना रहा हूं, एक ये वायर हो गया और एक ये वायर हो गया। इसकी मैं इसको मान लेता हूं, इसकी जो लेंथ है, ठीक है ना, वो L है, और इसकी L मैंने क्या कर दी, 2L कर दी। अब यहाँ मैंने L लेंथ का वायर लिया, ये ध्यान रखना सेम कंडक्टर के हैं, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या है, इसकी लेंथ क्या है L, इसकी लेंथ क्या है 2L। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा हो गया R, और यहाँ पर भी क्या हो गया R। ये कैसे, तो ये ऐसे है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है, वायर की लेंथ पर। ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यानी कि इसमें रेजिस्टेंस, जैसे कोई लंबा वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि प्रतिरोधक जो करंट की फ्लो को रोकेगा, ठीक है ना। लंबा सा वायर हुआ तो उसकी लेंथ हो गई, बढ़ गई, रेजिस्टेंस कैसा हो गया, बढ़ गया, लेकिन करंट कैसी हो गई, कम हो गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत। सेकंड, रेजिस्टेंस डिपेंड हो जाता है 1/एरिया पर, यानी कि उस क्रॉस सेक्शन का एरिया। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर करूँ, इसका मैंने एरिया A कर दिया और इसका एरिया मैंने 2A कर दिया, यानी कि एरिया बढ़ा दिया मैंने, इसमें एरिया A था तो यहाँ पर एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि ये नीचे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ बढ़ाने पर, एरिया बढ़ाने पर, क्या करने पर, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कैसा हो गया हमारा, कम हो गया। यानी कि किसी मोटे वायर में, किसी मोटे वायर, लंबा चौड़ा मोटा वायर है, उसका एरिया कितना है, अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपली, ठीक है ना। तो ये इन्हीं फैक्टरों पर डिपेंड होता है हमारा रेजिस्टेंस। और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A कर दूं, तो एक और नई इक्वेशन आ जाती है, R इज इक्वल टू ρL/A। ये क्या है, रो ना नहीं है, ये एक नया फैक्ट है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये आ जाता है रेजिस्टेंस की फैमिली में। जो नंबर 1 फैक्ट है वो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं भाई रेजिस्टिविटी होता क्या। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो बात हो गई पुरानी, इसको हटा देता हूं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं किसकी, रेजिस्टिविटी की।
तो बेसिकली जो रेजिस्टिविटी है ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उस मटेरियल की, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं कंडक्टर के लिए, करंट को फॉलो कराने के लिए, तो वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। लेकिन सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या हुआ, देखेंगे अभी देखेंगे कि पहला तो फॉर्मूला हो गया R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, और सेकेंड फॉर्मूला हो गया, इसको रो निकाल लेते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इंटू ए अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट देखी जाए तो कितनी बन गई, ये कितनी हो जाती थी सिंपली ओम, ये कितनी मीटर स्क्वायर अपॉन एल की क्या हो जाती थी मीटर, मीटर से मीटर गया, यानी कि इसकी ऐसा यूनिट हो गई रो मीटर, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी किन पर फैक्ट करता है, किन पर डिपेंड करता है, वो देखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, या लिख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये सिंपली रो लिख देते हैं पहला। अब रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड हो रहा था, इन चीजों पर डिपेंड हो रहा था। अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस किस पर, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड होगा। तो ये तो भाई किस पर डिपेंड होगा, सिंपली तुम्हें लग रहा होगा रेजिस्टिविटी एरिया पर डिपेंड होगी सर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड होगी, ना भाई ना, रेजिस्टिविटी ना तो एरिया पर डिपेंड होगी, या बोल देता हूँ लिख देता हूँ बड़े बड़े अक्षरों पे, ना तो एरिया पर, सेकंड ना रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड होगी, ठीक है ना। तो ये किस पर डिपेंड होगी ये देखते हैं। रेजिस्टिविटी जो हो जाती है उस मटेरियल की, ये डिपेंड हो जाती है नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पर डिपेंड हो जाती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि बोल सकता हूं ये किस पर डिपेंड होगी, नेचर ऑफ मटेरियल। और किस पर डिपेंड होगी, सेकंड ये डिपेंड हो जाती है टी पर, टी मतलब टेम्परेचर। अभी देखने वाले हैं टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड है। इतनी चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये किस पर डिपेंड होगी, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पर। रेजिस्टेंस की कहानी आपने पढ़ ली, फिर आगे भी बात करने वाले हैं, क्योंकि ये फैमिली खत्म नहीं होगी। ये इसको हटा देते हैं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं वीडियो को रोक के, तो हटा देते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये भी हटा देते हैं, वहाँ लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का पूरा, ये भी हटा देते हैं, बाद में बात करेंगे इसकी, ठीक है भाई। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया था, रो इज इक्वल टू, हाँ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू आर इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला हो गया था रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी किन पर डिपेंड हो रही थी, नेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड डिपेंड हो रही थी टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। यहां पर टेम्परेचर का बड़ा रोल है। पहले हम टेम्परेचर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे नेचर की। तो बेसिकली टेम्परेचर का क्या रोल है वो देख लेते हैं जरा। जैसे कंडक्टर है हमारा, कोई स्पेसिफिक छोटा सा कंडक्टर है, छोटा मोटा सा, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है। क्या करा, पहले मैंने दो कंडक्टर लिए, ये दो कंडक्टर नहीं, पहले मैंने इसकी जो टेम्परेचर था वो 373 केल्विन ले लिया, तो ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे थे नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया अपना, तो ये आराम से मूव करे जा रहे थे, आराम से चले जा रहे थे तुम्हारी तरह, क्योंकि तो हमारी नज़र है नहीं सर, हमारी तरह थे, तो आराम से चले जा रहे थे नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया, 500 केल्विन कर दिया, तो इनमें धधरा हो गई। क्या हो गई धधरा, इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर एक चढ़ने लगे, यानी कि सिंपल इनमें क्या बढ़ने लगी, कोलिजन। ये इससे लड़ने लगा, ये इससे लड़ने लगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और भाई कोलिजन बढ़ती है तो कोलिजन बढ़ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोलिजन बढ़ गई, तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर हमारा बढ़ गया। तो भाई ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी। याद करो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई उस कंडक्टर में, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई यानी कोलिजन बढ़ गया। और जब कोलिजन बढ़ गया
तो भैया तुम्हें क्या मिलेगी, स्पार्किंग, यानी कि उस वायर या उस कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से हीट का प्रोडक्शन शुरू होने लगा। यहां लिख सकता हूं हीट इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, कहां गया, टेम्परेचर इंक्रीज, हीट इंक्रीज और रेजिस्टेंस इंक्रीज और रजिस्टिविटी इंक्रीज, ठीक है ना। और भैया हमारा करंट तो है ही भाई, तो करंट कैसा हो जाएगा, कम, यानी कि वहां हीट का प्रोडक्शन होने लगा, हीट का जहां प्रोडक्शन होने लगा हमारा रेजिस्टेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। भाई रेजिस्टेंस जब इंक्रीज हो जाएगा तो रजिस्टिविटी कहाँ पीछे हटने वाली है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी और करंट तो वैसे ही डिक्रीज हो जाए, करंट उस कंडक्टर में फ्लो बहुत ही कम अमाउंट में होगा। ये होता है टेम्परेचर का डिपेंडेंसी रजिस्टिविटी पर, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल पर, तो इसको हटा देते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेकंड बात कर लेते हैं हम किसकी, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक भाई। तो भाई नेचर ऑफ द मटेरियल, तो मैं क्या कर रहा हूं, दो मटेरियल ले रहा हूं सिंपली। मैंने क्या करा, हाँ कंडक्टर ले लिया और यहां ले लिया मैंने एलॉय, दो ही कंपेयर में करा देता हूं, एलॉय और कंडक्टर में। बेसिकली कंडक्टर में आपको पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है कि कंडक्टर में जो करंट है वो हाई अमाउंट में होता है, और भाई जी जब करंट हाई अमाउंट में तो रेजिस्टेंस वहां कैसा होगा, कम, क्योंकि पढ़ा है भैया रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ करंट, वो करंट के पाथ को रोकता है। तो करंट कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया उसमें, तो जो क्या सिस्टम कह सकता हूँ, रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम, तो रेजिस्टिविटी भी कैसे हो जाएगा, कम। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर का, ठीक है ना। तो हम अगर 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 डायग्राम बनाना चाहें सिंपली किसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, करंट हो गया, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा डायग्राम, देखो ये इधर करंट ले लेते हैं और इधर क्या ले लेते हैं, रेजिस्टेंस। देखो करंट बढ़ाई, ये बन जाएगा, फिर से ऐसे जाएगा, डिक्रीजमेंट में जाएगा, यहाँ करंट आएगा, ये क्या आएगा, आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं एलॉय की बात। अब एलॉय में क्या होता है, करंट जो रजिस्टिविटी होती है वो पहले से हाई होती है, रजिस्टेंस कैसा होता है, हाई। जैसे हम निकोरम की बात करें, निकोरम और शायद मैग्नीन होता है, ये दो एलॉयज होते हैं, इसमें रजिस्टेंस कैसा है, बेसिकली हाई, शायद इसमें हाई होता है और इसमें रजिस्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, नियरली कांस्टेंट होती है, ज़्यादा नहीं होती। ऐसे अगर हम ग्राफ बनाना चाहें किसके बीच में, या इसके बीच में हम अगर इसमें बनाना चाहें रजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस का, तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, सिंपली। लेकिन यहाँ बनाना चाहें तो रजिस्टिविटी जो होती है वो करीब करीब नियरली कांस्टेंट हो जाती है, पहले नहीं कांस्टेंट हो जाती है, हाँ मैग्ना में। लेकिन निकोरम में क्या होता है, रजिस्टिविटी बहुत ही हाई अमाउंट में होती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है सिंपली। तो निकोरम में रजिस्टेंस कैसा हो गया, हाई, और रजिस्टिविटी कैसी हो गई, हाई, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी कि सिंपली कंडक्टर का अलग नेचर होगा, एलॉय का अलग नेचर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, अगर हम दो मटेरियल कंपेयर करने जाएं उसके रेजिस्टेंस की, यानी कि दो, जैसे सिंपली ये दो मटेरियल है, अगर हम इसके रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो रेजिस्टेंस ना देख करके आप इसकी क्या देख सकते हैं, रेजिस्टिविटी देख सकते हैं कि अगर इसकी रेजिस्टिविटी कैसी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा इसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा। सिंपली रेजिस्टिविटी अगर हाई है तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और करंट वहाँ कैसा हो जाएगा, कम हो जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कि रेजिस्टेंस को किसी मटेरियल्स में कंबाइन कैसे करते हैं। तो भाई इतनी बात समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करते हैं। रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करते हैं किसी
कंडक्टर में, ठीक है ना। जैसे सिंपली दो तरीके होते हैं कंबाइन करने के, पहला तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो भाई इस चैनल में आपको लेंथ वीडियो मिलेंगी क्योंकि यहाँ काम होता है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना, डाउटफुल काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो कोशिश की जाती है कि कॉन्सेप्चुअल पर ध्यान दिया जाए, नॉट डाउटफुल पर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। तो थोड़ी वीडियो लेंथ हो जाती है, छोटी बड़ी वीडियो नहीं बन पाती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपली जैसे मैंने मेरा ये बैटरी है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस शो करूंगा मैं ऐसे, ये मेरा रेजिस्टेंस तरीका शो करने का, ठीक है ना। और ये R1 है मेरा रेजिस्टेंस, और ये कैसे R2। यहाँ से 12 वोल्ट की बैटरी है, कोई सी वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से फ्लो हो रही है करंट आई 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 आई, और ये भी वही करंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सिस्टम, और इसका वोल्टेज जो है वो V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, ये R2 रेजिस्टेंस है दोनों। ये कैसे लगी हैं सीरीज में, कैसे पता चला, क्योंकि इनके पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए ऐसे, ठीक है ना। और भी लगा सकते हैं आगे, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि इसके एक पॉइंट इसका एक पॉइंट कनेक्शन में डाल दिए, सिंपली उसके एक पॉइंट जैसे ये है इसी के एक पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इतने सीरीज में, ठीक है ना, ये दोनों सीरीज में हो गए सिंपल, क्योंकि इसका पॉइंट कनेक्शन सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात होती है भाई, जो करंट है वो डिवाइड में नहीं होता। अब आगे बढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो करंट जो है वो सेम फ्लो में हो रहा है। अगर मैं यहाँ से 12 एम्पियर का करंट भेजूंगा तो दोनों रेजिस्टेंस में 12 एम्पियर का करंट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, ठीक है ना, तो बोल सकता हूँ जो आई है इज सेम, ठीक है ना, और वी कैसा होता है, इज डिफरेंट वोल्टेज, ठीक है ना। तो इसका आइए हम देख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस निकलता है, अगर हम इसकी कंडक्टर का टोटल रेजिस्टेंस निकालें वो कैसे निकालते हैं, कोई फॉर्मूला डेविएशन होता है वो देख लेते हैं जरा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं इधर देख दूं या इसका, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो गई माइनस, तो जरा मैं इस रेजिस्टेंस को देखूं तो जरा इसमें ओम्स लॉ लगा, यहाँ से ओम्स लॉ क्या निकलेगा, V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR होता था। तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना R1, और यहाँ करंट तो सेम I ही है, और वोल्टेज कितना V1, ठीक है ना। सेकंड यहाँ लगाओ ओम्स लॉ, तो V2 इज इक्वल टू IR2, ठीक है ना, इतनी चीज समझ गए। और ये जितना वोल्टेज होंगे ये तो V1 और V2, ये V1 प्लस V2 किसके इक्वल हो जाएंगे, V के इक्वल हो जाएंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएंगे। तो बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, लेकिन हमारा B किसके इक्वल है, IR के इक्वल है। ये R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, और I क्या है, ये टोटल करंट, ठीक है ना। B1 की वैल्यू लगा दीजिए ऊपर, IR1 प्लस IR2, तो यहां से क्या आया आपका, यहाँ से आए IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ध्यान रखना ये टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, जो हम निकालने वाले हैं ये टोटल करंट है। तो यहाँ से IR, यहाँ से I दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो R1 प्लस R2, ये I से I कट गया, यानी फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है ना। ये होता है टोटल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस निकालने का सीरीज में, ठीक है ना, जब कॉम्बाइन होंगे। तो सिंपली वहाँ क्या होता है, I सेम V इज डिफरेंट। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो देख लेते हैं ये काम कैसे करता है, तो इसको हटा देते हैं। जैसे 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 मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा देता हूँ, जैसे मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, देखो भाई ये 12 वोल्ट का बैटरी लगी है इसमें, और एक रेजिस्टेंस लगी है इसमें, 3 लगा दो कोई दिक्कत नहीं, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये R1 रेजिस्टेंस है जिसकी 6 वोल्ट दे दिया, ये R2 दे दिया, ये भी 3 वोल्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R3 कितना हो गया, 4 वोल्ट ले लेते हैं। अब इसने पूछा करंट निकालो सर, क्या निकालो, ये जो करंट फ्लो हो रही है आई या करंट सेम फ्लो होगी, तो इसका करंट का निकालना है, करंट कितनी क्वांटिटी में है, करंट कितना एम्पियर है।
तो यहाँ V इजिकल टू क्या हो गया 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें V1 होगा, इसमें V2, इसमें V3। तो यहाँ से ये तीनों किसमें है, तीनों किसमें है सीरीज में, तो लगा दो R इजिकल टू टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने रेजिस्टेंस हो सीरीज में, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो, इनके एन टर्मिनल जो कनेक्टेड होंगे सीरीज में होंगे। R1 कितना हो गया 6 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो गया 6 और 3 9 और 4 3 13 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो R इजिकल टू कितना हो गया 13 ओम। अब बाई ओम्स लॉ फॉर्मूला होता है V इजिकल टू आई R, निकालना क्या I, V कितना है 12 वोल्ट, ठीक है ना। I कितना हो गया निकालना भाई, रेजिस्टेंस लगा दो 13 वोल्ट, तो I करंट कितना हो गया 12 अपॉन 13 एम्पियर, ये क्या हो गया करंट तो बहुत फ्लो कम हो जाएगा, 0 पॉइंटों में आएगा, तो निकाल सकते हैं आप। आई थिंक इसी तरीके से आपके इन क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसी तरीके से क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कि जो काम होना है वो पैरेलल में होना है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारी किस में होंगे पैरेलल में। जैसे हो ये हमारी बैटरी हो गई पुरानी वाली, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे, देखो भाई एक ये रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा होगा भैया, ये भी रेजिस्टेंस और ये भी, ठीक है ना। थोड़ी ड्राइंग में दिक्कत है तो ड्राइंग देख लेंगे, ड्राइंग में क्या करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई 20 वोल्ट बैटरी है, यहाँ से गया करंट आई करंट जा रहा है। अब भैया 3 जगह करंट जाना है तो आई स्प्लिट हो जाएगा, ये जाएगा I1, ये जाएगा I2, ये जाएगा I3, ठीक है ना। फिर भी जाएगा I1, यहाँ से I2, फिर I3, फिर जा करके I बन जाएगा दोबारा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ वोल्टेज सबका सेम रहेगा, ये R1 वोल्टेज, ये R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3, यानी कि B वोल्ट B वोल्ट B वोल्ट। तो यानी कि बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होंगे वो पैरेलल्स में लगे होंगे, यानी कि ये भी बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के सारे रेजिस्टेंस के कॉमन पॉइंट एक जगह होंगे। देखो एक इधर जगह, एक इधर आ गए, ये जोड़ देंगे और ये काम हो जाएगा, किसमें हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं इसका टोटल कॉम्बिनेशन कैसे निकलता है। तो सिंपल ये किसमें है पैरेलल में, तो यहाँ से निकालो V इजिकल टू फर्स्ट IR, ठीक है ना, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस और ये क्या हो गया टोटल करंट, ठीक है। और अब इस पर देखते हैं जरा क्या आया। एक चीज बताना भूल गई, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या है, I इसमें क्या है सेम और B क्या है डिफरेंट, I नहीं, I तो डिफरेंट है, स्प्लिट हो रहा है ना I1 R2, और ये कितना है सेम है, ठीक है। तो V इजिकल टू I, ये हो गया टोटल पोटेंशियल, यहाँ बोल देता हूँ बेटा टोटल पोटेंशियल। ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं, रेफरेंस बुक में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगी, वहाँ जा करके आप ले सकते हैं, बस समझाने का तरीका कंटेंट आपको देखना। सेकंड जो टोटल रेजिस्टेंस नहीं, जो यहाँ से यहाँ इस पर निकालो, क्या निकालो वोल्टेज निकालो, तो सब पर वोल्टेज V है, ध्यान रखना वोल्टेज सेम है। तो V इजिकल टू क्या आ गया IR1, ये क्या आ गया रेजिस्टेंस अक्रॉस R1, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गया I1, ठीक है ना, यहाँ करंट भी सेम है, I1 हो गया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या निकाल लो आप, तो V इजिकल टू I, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से I1 निकालो, I1 इजिकल टू V अपॉन R1, इक्वेशन फर्स्ट। आप इसमें निकालोगे सेकंड में, तो V इजिकल टू I2 R2 हो जाएगा, यहाँ से I2 निकाल लो तो V अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, और यहाँ से क्या निकालो V इजिकल टू सिंपली यहाँ से I3 R3, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे I3, तो I3 कितना हो जाएगा आपका V अपॉन R3, ठीक है ना। अब सब में करंट निकालिए तो यहाँ पे टोटल करंट निकाल लो, तो यहाँ जाएगा टोटल करंट इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जो टोटल करंट होगी भाई ये किसके इक्वल हो गया, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ये सारी जो करंट है, ये जो करंट जा रही है वो स्प्लिट किससे हो रही है, इसी से तो हो रही है। तो यानी ये करंट ये करंट ये करंट किसके इक्वल होगी, आई के इक्वल होगी। तो यहाँ लगाओ आई वन कितना है, बी अपॉन आर वन प्लस बी अपॉन आर टू प्लस बी अपॉन आर थ्री। अब ये वाली वैल्यू कितनी है, टोटल करंट, ये लगा दो वी अपॉन आर वन प्लस बी अपॉन आर टू प्लस बी अपॉन आर थ्री। बी कॉमन ले लो दोनों से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से वी कॉमन आ जाएगा तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। बी से वी कैंसिल और हमारा फॉर्मूला ड्राइव वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री डॉट डॉट डॉट। जितने रजिस्टेंस लगाओगे उतने आ जाएंगे। ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने देख लिया होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हमारे रेजिस्टेंस लगे और करामने। तो आइए देख लेते हैं इसी के बेस्ड एक न्यूमेरिकल पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो वही क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, इसको फटाफट से हटा देते हैं। हेलो बच्चों, तो आप देख लेते हैं इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देख लेते हैं, ये 12 वोल्ट की या 6 वोल्ट की हम बैटरी ले लेते हैं। एक रेजिस्टेंस लगा है R1 कितना है 7.8 ओम। एक और रेजिस्टेंस लगा दिए, 2 रेजिस्टेंस और लगा दिए जो कि पैरेलल में, ठीक है भाई। ये कितना है R2 और ये कितना है R3 और कंबाइन कर दिया। तो यहाँ बोल देता हूँ R1 कितना है आपका 7.8 है ओम, R2 कितना है 8 ओम और R3 कितना है 12 ओम। इसमें निकलवाया है, इसने पहले निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। पहले फर्स्ट निकलवाया है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, टोटल रेजिस्टेंस। सेकेंड निकलवाया उसने टोटल करंट, और फिर आगे देखेंगे। तो टोटल करंट निकलना है तो पहले आप देख पा रहे होंगे ये दोनों कैसे हैं, ये कैसे हो गए, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में। तो पहले पैरेलल वाली सॉल्व कर लेंगे हम। तो देख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन आर पी, पैरेलल में है तो आर पी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 कितना है, R1 नहीं, ये R2 R3 है। तो 1 अपॉन R2 कितना है 8 प्लस 1 अपॉन R3 कितना है 12। तो आई थिंक सॉल्व हुआ तो एलसीएम कितना आ गया 24। 24 का 8 से डिवाइड दिया कितना हो गया 3 प्लस 2, यानी कि आ गया 5 अपॉन 24, यानी कि कितना चल रहा 1 अपॉन आर पी 1 अपॉन आर पी ओ। यानी कि आर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन 5 ओम, आई थिंक 4.8 ओम हो जाएगा। ये क्या आ गया अपना आरपी। अब इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक जादू कर सकता हूँ, जादू मंत्र कर सकता हूँ। इसको हटा देता हूँ कि इसकी जगह नया सर्किट लगा सकता हूँ, नया सर्किट बना सकता हूँ कि ये तो हमारा R1 है और इसकी जगह एक और रेजिस्टेंस आ गया या RP आ गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ RP, ठीक है ना। तो ये हो गया पर्टिकुलर हमारा RP, ये पर्टिकुलर हो गए R1। अब RP R1 कैसे हैं सीरीज में, क्योंकि एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं R1 एंड RP आर इन सीरीज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे सीरीज। तो यहाँ से कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू, अब जो निकल के आएगा वो आएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो R प्लस RP, तो R कितना है अपना 7.8 प्लस 4.8, तो आई थिंक ये कितना हो गया अपना 8 8 16 1 कैरी 7 और 4 कितना हो गया, आई थिंक 7 और 4 11.6, ठीक है ना। ये हो गया 11.6 मीटर, 7 और 4 12 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें निकालना है टोटल करंट, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल करंट, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सब जगह सही है। तो ये I1 आई डी बोल देते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला बी अपॉन आर, बी पर्टिकुलर हमें दे दिया 6 वोल्ट, तो यहाँ 6 कर देते हैं और आर कितना अपना 12.6। आई थिंक ये कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, हाँ। तो आई थिंक ये हो जाएगा, कट जाएगा 2.11, तो ऊपर हो गया 2.1, ऊपर गया 0,
तो हो गया I इज इक्वल टू 10/21। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। बेसिकली कितना हो जाएगा, 10/21 एम्पियर। ये क्या हो गई हमारी टोटल करंट, ठीक है ना। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R2, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R3। ये करवा सकता है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो भाई हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द PD अक्रॉस R3, ये निकलवा सकता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, B इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R3, ठीक है ना। जो करंट लगेगी वो टोटल करंट लग जाएगी। V हमारा कितना, V हमें निकालना है, V तो निकालना ही है। टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट 10/21 मल्टीप्लाई R3 में कितना था, R3 कितना था, मेटल गैस है। तो I3 हमारा 12 था, तो यहाँ लगा देंगे 12। तो V इज इक्वल टू V3 बोलेंगे इसको, क्योंकि अक्रॉस R3 निकालना है। तो 10 ऊपर आई थिंक कितना हो जाएगा 120/21 और सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा बोल्ट में आंसर आ जाएगा। अब अक्रॉस द किसी के अक्रॉस हम निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो बने रहिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।